लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। तो लॉजिस्टिक का मतलब हम लोग ने पढ़ा था, एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लॉजिस्टिक का मतलब समझते हैं ट्रांसपोर्ट। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड। तो गुड्स का एडवर्टीजमेंट या गुड्स का प्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं है, वो गुड्स टाइमली आप तक पहुंचने भी चाहिए जब आपको ज़रूरत है। काफ़ी बार आप लोग ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हो और उसमें आप देखते हो कि डिलीवरी दिखा रहा है 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं। यही अगर डिलीवरी 2-3 दिन में दिखाता है तो हम लोग तब ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 10-12 दिन तो बहुत हो जाएंगे। अगर तो वो गुड्स अर्जेंट नहीं है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वो गुड्स की जो भी हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया है उसको कैंसिल कर लेते हैं और हम लोग दूसरी साइट सर्च करते हैं जिसकी डिलीवरी थोड़ी फास्ट हो। जैसे अमेजोन वाले हैं वो अपने प्राइम कस्टमर्स को 2 घंटे में डिलीवरी कर देते हैं। ग्रोफर वाले हैं वो आपके खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा अगले दिन तक आप तक पहुंचा देते हैं। तो लॉजिस्टिक का मतलब कि कैसे वो गुड्स को आप तक पहुंचाएं, उसको हम लोग कहते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो हम लोग ने चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, हम लोग ने उन चीज़ों की मार्केटिंग करी है और अब उन चीज़ों की डिमांड भी आ रही है, लेकिन हम अगर मार्केट तक उन चीज़ों को पहुंचा नहीं पाएंगे, अपने टारगेट कस्टमर्स तक वो चीज़ें पहुंचा नहीं पाएंगे, तो भी हमारे प्रोडक्शन या मार्केटिंग में जो हमने इतना पैसा खर्च करा है उसका यूज़ नहीं है। तो ज़रूरी है कि हमारी चीज़ें जब मार्केट में ज़रूरत है तब अवेलेबल हो। आप 2-3 बार एक दुकान में जाओगे, कोई सामान गए, वो बार बार बोलेगा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम लोग 2-3 बार के बाद जाएंगे नहीं। हमें लगता है कि जब भी जो उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग ऐसी जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे ईजिली हमें अपना सामान मिल जाए, तो वो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है, ये जो इनका फंक्शनल डिपार्टमेंट है, ये देखता है कि कैसे गुड्स का मूवमेंट होगा। तो ये केवल फाइनल गुड्स का नहीं है। रॉ मटेरियल अगर हम लोग खुद बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, पैकिंग का मटेरियल आ रहा है, लेबलिंग सही से हो रही है, सेमी फिनिश गुड्स सही से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके जा रहे हैं, तो ये सब अगर एक ही जगह हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर हमें अलग अलग जगह से असेंबल करना है सामान, तो भी टाइमली हमारे पास रॉ मटेरियल पहुंचे, पैकिंग का सामान पहुंचे, टाइमली हम लोग उसको पैक करके मार्केट तक पहुंचाए, तो ये सब हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आता है। For having a smooth and uninterrupted production process, management of logistics is a process which integrates the flow of supply through and out of an organization to achieve a level of service which ensures that the right material are available at right place, right time, right quantity and right cost। तो ये जो 4 राइट्स हैं ये हम लोग याद करेंगे और हम लोग या तो कैपिटल में लिखेंगे या फिर हम लोग लिख के इसको अंडरलाइन करेंगे। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या करती है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट चीज़ों का फ्लो देखती है, इधर से उधर चीज़ें जाना। क्या? राइट मटेरियल आर अवेलेबल एट राइट प्लेस, मतलब हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है और अगर फिनिश गुड्स है तो वो मार्केट में टाइमली अवेलेबल है एट राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब जिस समय ज़रूरत है, हमको परसों किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपकी डिलीवरी डेट दिखा रहे हैं 10 दिन के बाद की, तो क्या फ़ायदा? किसी बंदे को अर्जेंटली मेडिसिन की ज़रूरत है और मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है कि कल आके ले लेना, हम कल तक का वेट नहीं कर सकते, तो हम लोग दूसरे मेडिकल स्टोर जाएंगे जो हमें तुरंत वो दवाई निकाल के दे सकते हैं। तो राइट प्लेस और राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, जब हमारे कस्टमर को उस चीज़ की ज़रूरत हो तब हम लोग अपने कस्टमर तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। राइट क्वालिटी, जो क्वालिटी की ज़रूरत आपको है, इसीलिए हम लोग पहले कस्टमर की जो डिमांड है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो स्टडी करते हैं कि किस कैटेगरी के कस्टमर को किस तरीके की चीज़ चाहिए, ताकि हम लोग उसको सही क्वालिटी दे सकें और सही कॉस्ट। हम लोग जब प्रोडक्शन से पहले जब हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो हम लोग देखते हैं ना कि कौन सी कैटेगरी को हम सर्व कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी को हम सर्व करेंगे तो वो लोग कितना पे कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग चीज़ें बनाएंगे ताकि हम लोग उनको दें तो वो लोग वो कॉस्ट में पे कर सकें। हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर ही उतनी नहीं है, या उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी परचेजिंग पावर उतनी है ही नहीं, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो राइट क्वालिटी भी है और राइट कॉस्ट भी है। एक सेकेंड। Organizations try to keep the cost of transporting material as low as possible, consistent with safe and reliable delivery। तो
हमें ये जो फ्रेट चार्जेस है ये भी कम रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी फिर कॉस्ट में ऐड ऑन होता जाता है। जो आपको बंदा चीज़ें बेच रहा है वो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर या ट्रांसपोर्ट का जो फ्रेट वगैरह पड़ा है वो सब ऐड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके देता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हमें देखना है कि कम से कम हो, ताकि हम लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा उसमें ऐड कर सकें। Supply chain management helps in logistics and enables a company to have constant contact with distribution team. Distribution team मतलब कौन से चैनल से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट करोगे, तो चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो एयर है या वाटर है या रोड के थ्रू है, तो किस तरीके से हम लोग वो चीज़ें देंगे। एयर है, अगर कुछ जगह है जहाँ पे केवल प्लेन से ही चीज़ जा सकती है, जैसे आपका अगर कोई रिलेटिव बाहर रहता है अमेरिका में या कनाडा में, तो आपको कोई अगर चीज़ बेचनी है तो आप एयरवेज के थ्रू ही बेचोगे, तो आपके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी ट्रेन की या रोड की एक लिमिटेड ही है, उसके बाद सी एरिया, जैसे आप पोर्ट ब्लेयर जाओ, कहीं जाओ, तो वहाँ पे सी ही है, तो सी के थ्रू ही चीज़ें जाएंगी, कार्गो के थ्रू ही चीज़ें जाएंगी, तो वहाँ पे कॉस्ट हाई है। और जहाँ पे रोड्स वगैरह हैं तो वहाँ पे ट्रेन्स हैं, हमारे ट्रक्स वगैरह हैं, इनके थ्रू, तो इनका जो फ्रेट चार्जेस है वो थोड़ा लोअर है एज कंपेयर टू वाटर एंड एयर। तो हमें देखना है कि अगर तो हम लोग रोड वगैरह के थ्रू चीज़ें भेज सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन टाइम भी हमें देखना है कि अगर अर्जेंट है तो हम लोग ट्रेन या ट्रक का वेट नहीं कर सकते, तो हमें एरोप्लेन के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। और अगर कनेक्टिविटी नहीं है तब तो पॉसिबल नहीं, अगर कनेक्टिविटी है और आपके पास टाइम भी है, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। Given the changes in that affect logistic operations such as emerging technology and industry initiative, developing and using a formal logistic strategy is very important. आज हमारे कस्टमर केवल हमारे स्टेट या हमारी सिटी तक नहीं है, इंटर स्टेट है, इंटर सिटी है, प्लस इंटरनेशन भी है। आज हम लोग केवल अपने देश की ही नीड्स को कैटर नहीं करते, हम लोग बाहर के लोगों की भी नीड्स को कैटर करते हैं। हम लोग काफ़ी बार बाहर से भी अपना सामान मंगवाते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, तो उसके फ्रेट चार्जेस थोड़े आपको हाई पे करने पड़ते हैं। आप बाहर जाओ, गोवा जाओ या कहीं ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे सी के थ्रू चीज़ें आती है, तो वहाँ पे खाने पीने, आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो रेट्स काफ़ी हाई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे माल मिलता ही महंगा है, तो हम लोग महंगा ही उसको बेच सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है लॉजिस्टिक का भी, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगी चीज़ होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। For a business enterprise, effective logistics strategy will involve raising and finding solution to following problem. तो नीचे वाले कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए आपको लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी बनानी है। With sources of raw material and component are available. सबसे पहले तो चीज़ें बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल आपके पास खुद का है कि आपको कहीं से मंगवाना है। तो जब रॉ मटेरियल आप मंगवाओगे तो आपको पहले तो कॉस्ट पे करनी है, तो पहले तो आपका रॉ मटेरियल ही आपको महंगा पड़ा, उसके बाद वो सेमी फिनिश गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होगा, तो आप ये सारी चीज़ें भी ऐड करोगे उसमें। हाउ मैनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपका जो प्रमाइसेस है वो कहाँ पे, अगर बहुत दूर है तो वहाँ से मार्केट तक चीज़ पहुँचने में या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन उतनी ही लंबी होती चली जाएगी, तो आपका जो कॉस्ट है वो एड ऑन होता चला जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट आर बीइंग मेड एट ईच मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, तो उस मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में आप रॉ मटेरियल बना के बेचते हो, या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स है, और रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आता है, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो, एयर, वाटर या रोडवेज, क्योंकि सबका फ्रेट चार्जेस अलग अलग है, तो आपको उसके हिसाब से अपने कॉस्ट में वो चीज़ बिल्डअप करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, ईजिली मार्केट एक्सेसिबल है या ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, अगर तो ईजिली एक्सेसिबल है तो फ्रेट चार्जेस कम है, अगर ईजिली नहीं है तो फ्रेट चार्जेस आपके ज़्यादा होंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट पोजेस्ड, इज इट आइडल, आप वो मटेरियल को कैसे प्रोक्योर करके रखते हो, कैसे आप सेफली उसको रखते हो जब तक वो मार्केट में नहीं पहुंचता, क्योंकि तब तक आपको उसको सेफली रखना है। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ डिप्लॉइंग इन्वेंट्री, तो ये लॉजिस्टिक में आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितने आप इक्विपमेंट्स वगैरह लगा रहे हो, ये जो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, ट्रक्स वगैरह या टेम्पो वगैरह, वो आपके खुद के हैं कि किराए पे लिए हो, अगर खुद के हैं तो फ्रेट चार्ज थोड़ा कम होगा, किराया पे है तो आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक कैन रिजल्ट इन सेविंग ऑन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इसमें भी पैसा एड ऑन होता है, तो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली एक्सेसिबल है, आपका जो प्रमाइसेस है वो मार्केट एरिया के पास है, ट्रांसपोर्ट कन्वेंस आपका खुद का है,
तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हमारे कम हो जाएंगे। दीज सेविंग कैन ऑल्सो रिवील इन प्रॉफिट, तो कॉस्ट अगर कम होगा तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा उसमें ऐड कर सकते हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ लॉजिस्टिक कैन हेल्प इन बिजनेस आर एस फॉलो। कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस इन्वेंट्री, डिलीवरी टाइम आपका अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप मार्केट के पास ही हो और जो आपके डिलीवरी व्हीकल है वो आपके अपने हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा क्योंकि उसको तुरंत सामान मिल जाता है, 24 घंटे में आप सामान एक्सेसिबल कर देते हो। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी वही चीज़ बेच रहा है लेकिन वो ईजिली मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा, उसके लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, और आप भी वही चीज़ बेच रहे हो लेकिन आप जल्दी वो चीज़ मार्केट तक पहुंचा पाते हो, तो आपको उस चीज़ में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ये है हमारा मैन्युफैक्चरर, और यहाँ पे है हमारा कस्टमर ऑफ गुड्स। तो बीच में कितने लोग आते हैं, आप डायरेक्टली पहुंचाते हो कि आप किसी मिडलमैन को देते हो, वो किसी मिडलमैन को देता है, वो किसी मिडलमैन को देता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मिडलमैन होंगे उतना आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके गुड्स का प्राइस है वो बढ़ेगा। तो अगर हमें गुड का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाना तो हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। ये चेन जितनी आपकी डायरेक्ट होगी उतना ही आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होता चल जाएगा, क्योंकि आपको ये सारे मिडलमैन को भी कमीशन वगैरह नहीं पे करनी है। तो हमें ये देखना है कि हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिडलमैन अवेलेबल ना हो। डायरेक्ट सेलिंग होगी, हम लोग कहते हैं ना हम डायरेक्टली होलसेलर से ही ले लेंगे, तो होलसेलर से ले लेंगे तो हमें रेट टू रेट चीज़ मिल जाएगी या इतनी महंगी नहीं मिलेगी। वही अगर हम दुकानदार से लेंगे तो वो अपना भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है तब देता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली अगर बल्क में चीज़ उठाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग होलसेलर से या चौक वगैरह से सामान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको सस्ता पड़ता है। सप्लाई चेन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेन आपकी कितनी लंबी या छोटी है। जितनी छोटी होगी उतना प्रॉफिटेबल है, जितनी लंबी होगी उतनी कमीशंस या उनके जो भी आप चार्जेस वगैरह उनको आप पे करोगे तो आपका कॉस्ट उतना बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से या तो प्रोडक्ट महंगा होगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी, और अगर आपको प्रोडक्ट महंगा नहीं बेचना है तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करना, तो वो हमारे मैन्युफैक्चरर का नुकसान है। Supply chain management is defined as the process of planning, implementing and controlling the supply chain operation. तो distribution channel को manage करने को हम लोग supply chain management कहते हैं। It is cross-functional approach to managing the movement of raw material into organization and movement of finished goods out of organization towards the end customer who are to be satisfied as efficiently as possible. अब ज़रूरी नहीं है कि manufacturer के पास raw material हो सकता है रॉ मटेरियल सप्लायर कोई और है। तो अगर रॉ मटेरियल सप्लायर कोई और है तो पहले तो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री के अंदर मूव होगा, वहाँ से चीज़ें बनेंगी तो कस्टमर तक वो चीज़ जाएगी, तो हमारी सप्लाई चेन उतनी बढ़ती चलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि टाइमली रॉ मटेरियल हमें मिले तो उससे हम लोग सेमी फिनिश गुड्स पे फिनिश गुड्स बनाएं और एंड में हम लोग अपने कस्टमर तक पहुँचाएँ वो चीज़। इट एनकम्पासेस ऑल द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल आया उसको स्टोर करना, उसको यूज़ करना। रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस का मतलब हमारा जो सेमी फिनिश गुड्स हैं वो बनेंगे हमारे, उसके बाद हमारे फिनिश गुड्स बनेंगे और उसके बाद जाएगा कस्टमर तक। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरर, और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन क्या है? हमारा कस्टमर। तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक चीज़ जाने में कितना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, वो रॉ मटेरियल मंगवा रहा है फिर आप तक पहुंचा रहा है, रॉ मटेरियल को कैसे वो स्टोर कर रहा है, प्रोक्योर करके रख रहा है, ये सारे कॉस्ट उसमें एड ऑन करता चला जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंडिंग दैट दे मस्ट रिलाई ऑन द चेन टू सक्सेसफुली कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट। तो उनको कुछ चेन की ज़रूरत है, लेकिन जितनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन आप छोटी रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट उतनी कम होती चली जाएगी। हैंस सप्लाई चेन रेफर्स टू लिंकेज बिटवीन सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर। हो सकता है सप्लायर और मैन्युफैक्चरर एक हो सकता है रॉ मटेरियल भी हम ही बनाते हैं और फिनिश गुड्स भी हम बनाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि रॉ मटेरियल हम कहीं से लेके फिर चीज़ों को असेंबल करके बना के आप तक भेजते हैं। तो तीन लोग तो है ही इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में।
Supply chain involves all activity like sourcing and procurement of material, conversion and includes logistic. तो supply chain में क्या होता है हमारा included, इन्होंने हमें क्या बताया? तो सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, conversion of raw material, into semi-finished goods, conversion of semi-finished goods into finished goods and making available finished goods to end consumers. तो ये क्या है? ये है हमारा लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट. तो ये हमारा आया सप्लायर, ये आया हमारा मैन्युफैक्चरर और ये आया हमारा कस्टमर. तो सप्लाई चेन में हमारे सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कस्टमर्स हैं, प्लस लॉजिस्टिक है, मतलब ट्रांसपोर्ट. तो ये चार्ट आप लोग वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने ही आपके मार्क्स ऐड ऑन होंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा थ्योरी है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप कितने अच्छे से वहाँ पे अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो. तो सप्लाई चेन में क्या है? रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट. हमने एंड में हमने ये चीज़ें अपने लिए तो बनाई नहीं है, हमने ये चीज़ें बेचने के लिए बनाई है, कस्टमर्स के लिए बनाई है. तो कस्टमर तक कैसे हम वो चीज़ पहुँचाएंगे? Planning and control of supply chain are important component of its management. Naturally, management of supply chain includes closely working with channel partner. जैसे सप्लायर है, फिर हमारे इंटरमीडिएट मतलब हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो चीज़ें मार्केट तक पहुंचाते हैं, रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर. Technological changes and reduction in information communication cost will increase in its speed and has led to changes in coordination among member of supply chain. अब इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन चैनल हमारा और बढ़ता चला जा रहा है, कॉस्ट हमारी इसकी कम होती चली जा रही है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, नेट कनेक्शन है, वाईफाई कॉस्ट है, फ्री में हो जाती है. तो इसीलिए ये सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा हो रहा है कि एक तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है, जिसकी वजह से चीज़ों का प्राइस भी रिड्यूस होता चला जा रहा है. Modern organizations are striving to focus on core competency and reduce their ownership of sources of raw material and distribution channel. तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रही है कि इतना सारा हम अकेले तो कर नहीं सकते कि रॉ मटेरियल भी हमें ही बनाइए, तो हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उसका रॉ मटेरियल लेके केवल हम वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उस चीज़ में हम अच्छे हैं, और हम लोग ये चीज़ डायरेक्टली मार्केट को दे देंगे. दीज फंक्शन कैन बी आउटसोर्स. आउटसोर्स का मतलब हम सर्विसेज वगैरह भी आपको देंगे, केवल हम लोग आप तक अपने गुड्स ही सप्लाई नहीं करते, हम सर्विसेज वगैरह भी आपको देते हैं. तो अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो या तो आप हमारी प्लेस तक आओ या हम आप तक आएँ. तो वो भी ये है कि प्लेस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आएगा. इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन इन सप्लाई चेन डू टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कोर कॉम्पिटेंसी. तो जिस चीज़ में आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है वो आप करो, बाकी आप अपने पार्टनर्स के साथ कुछ लोग साथ कोलैबोरेट हो जाओ. पार्टनर्स यहाँ पे क्या होंगे हमारे? ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा? चैनल पार्टनर्स, कि रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करेगा, चीज़ें मार्केट तक कौन पहुंचाएगा. तो जो चीज़ में आप अच्छे हो आप वो काम करो, बाकी आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करो ताकि कॉस्ट कमाए, क्योंकि जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हो उसमें अगर आप हाथ रखोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान या गलतियाँ ही होंगी, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी. इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट?
सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का एक एक्सटेंशन है। तो आप लिख सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लस मच मोर, क्योंकि लॉजिस्टिक केवल ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड की बात करता है, लेकिन सप्लाई चेन किसकी बात करता है? ये हमारे चैनल पार्टनर्स की भी बात करता है। जो हम लोग ने पीछे चार्ट में क्या पढ़ा कि ये रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की भी बात करता है, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसकी भी बात करता है, सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसकी बात करता है, प्लस लॉजिस्टिक, उसके बाद वो लॉजिस्टिक की भी बात करता है। तो जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा ये केवल लॉजिस्टिक नहीं है, वो ये सारी चीज़ें हैं प्लस वो लॉजिस्टिक भी है। जो हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी, सप्लाई चेन क्या है? सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, मटेरियल कन्वर्जन एंड इंक्लूड्स लॉजिस्टिक, प्लस लॉजिस्टिक भी है वो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट केवल लॉजिस्टिक नहीं है, सप्लाई चेन इंक्लूड्स लॉजिस्टिक विद मेनी मच अदर थिंग्स। तो जब सप्लाई चेन आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लस मच मोर। However, there is a difference between two. Logistic activity typically include management of inbound and outbound good transportation, warehousing, handling of material. तो लेकिन supply chain जो है वो planning, implementing, controlling, movement of goods, service, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे इंक्लूड करती है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक हम कैसे जाएंगे वो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। Implementing supply chain management system for effective strategic implementation. A successful implementation of supply management system require a change from managing individual function to integrating activity into key supply chain processes. तो अकेले हर बंदा सारा काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या बोला है? कोलैबोरेशन कर लो अपने चैनल पार्टनर के साथ कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो आप वो चीज़ में ध्यान दो, बाकी का काम आप दूसरों को सौंप दो, ताकि अगर कहीं पे भी कोई एरर आता है, कोई लॉस आता है, उसकी वजह से क्या होगा? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब कॉस्ट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। और मार्केट में हम कम्पीट करने के लिए आए और कम्पीट करने का सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट भी है। कस्टमर क्वालिटी क्वांटिटी भी देखता है और कॉस्ट भी देखता है, वो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अ की रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन विल बी नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मैनेजमेंट। लेकिन इसके लिए आपको अप टू डेटेड रहना है, जितने भी आपके चैनल पार्टनर्स हैं सबके साथ आपको अच्छा एक कम्युनिकेशन लिंक बना के चलना है। द पार्टनर्स नीड टू लिंक टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड टेक डिसीजन इन टाइमली मैनर। तो हर बंदे के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट करो, टाइमली आप डिसीजन लो कि कैसे रॉ मटेरियल लेना है, कब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, कब उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है और कब उसको मार्केट तक पहुंचाना है। इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुली एंड सक्सेसफुली रनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम विल इन्वॉल्व, इसके हम लोग हेडिंग्स कर रहे हैं, मैटर को आप रीड कर सकते हो क्योंकि जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा अब इन्होंने वही चीज़ पॉइंट वाइज देनी शुरू कर दी है। तो आप लोग रीड करोगे, कोई भी डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। सबसे पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट में हमारी कोर कॉम्पिटेंसी कहाँ किस लेवल पे है। तो जो चीज़ में हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है वो तो ठीक है, बाकियों के लिए हमें अपने लिए कुछ पार्टनर्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। जो चीज़ में हम अच्छे हैं हम वो काम करें, जिस चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं हम अपने से जुड़ा अपना कोई कंपैटिबल पार्टनर ढूंढते हैं कि वो वाला काम हमारा पार्टनर करे। उसके बाद हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह को प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होता है। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड इनटू
फिनिश गुड्स। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, सप्लाई चेन क्या है, ये कन्वर्जन के बाद लॉजिस्टिक। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक चीज़ें पहुंचाना, डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू कस्टमर। आउटसोर्सिंग हम लोग ने क्या पढ़ा, केवल मटेरियल नहीं, हम लोग सर्विसेज वगैरह भी बेचते हैं। काफ़ी बार हमें किसी बंदे का बुटीक बहुत अच्छा लगता है, उसकी डिज़ाइनिंग सर्विसेज बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि वो बुटीक हमारे घर से बहुत दूर है तो हम जा नहीं सकते। किसी की केक वगैरह हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी सर्विसेज हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बहुत दूर है। या हमें कोई इवेंट प्लानर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कानपुर नहीं आ सकते, वो बहुत दूर है। तो हमें जितना भी अच्छा लगे, लेकिन हम उसको हायर नहीं कर सकते। हमें कोई इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत पसंद है, लेकिन वो हमारे घर तक नहीं आ सकता क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और अगर वो इतनी दूर आएगा तो वो उतनी कॉस्ट बिल्डअप करा, तो हम कह रहे हैं नहीं, ये इससे तो नहीं करा पाएंगे। तो हम लोग आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि हम लोग केवल प्रोडक्ट्स के लिए ही लॉजिस्टिक की बात नहीं करते, हमें सर्विसेज भी मार्केट में डिलीवर करनी है। तो उसका भी हमें देखना है कि सर्विसेज हम टाइमली कस्टमर तक पहुंचा सकें। कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर के साथ अगर अच्छे रिलेशन आपको बनाने हैं तो वो क्या तभी होंगे जब आफ्टर सेल सर्विसेज आप अच्छे दे रहे हो। प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के बाद अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत है तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा इम्प्रूव रहे, अप टू डेटेड रहे, तभी आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो। तो ये तो था हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, मार्केट को स्टडी करना। तो मार्केट को स्टडी करना मतलब हम लोग अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे, कस्टमर की जो डिमांड्स हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ को स्टडी करेंगे, उनके प्राइस स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करेंगे, मार्केट में कौन सी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो देखेंगे कि हम भी वो टेक्नोलॉजी खरीद के इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर सकते हैं कि नहीं। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस तो कहीं चेंज नहीं हो गए हैं, उसको स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ों में हम लोग रिसर्च करते हैं। कस्टमर की पेइंग पावर को स्टडी करेंगे, पहले के टाइम पे लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करते थे, लोग सादा जीवन बिताना पसंद करते थे। आज के टाइम पे हम लोग शो ऑफ में ज़्यादा हैं, तो घर पे भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन हम लोग एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। तो आज जो चीज़ पहले हमारे पेरेंट्स 100 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहते थे, उस चीज़ में हम आज 500 रुपये भी खर्च कर देंगे। तो आज हमारे लोगों की जो पेइंग पावर है वो बढ़ गई है, क्योंकि लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा है, बिजनेस अच्छा है, जो भी है, लोगों की पेइंग पावर बढ़ गई है। लेकिन हमको ये चीज़ें पहले स्टडी करना है कि लोगों की पेइंग पावर क्या है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस रीजन के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनका पेइंग कैपेसिटी क्या है, हमारे जिस भी मार्केट में हम लोगों को सर्व कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो वो महंगी चीज़ें भी अफोर्ड करेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो वो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं करेंगे। तो हमें मार्केट को पहले स्टडी करना है। Research and development personnel can play an integral part in strategy implementation. These individuals are generally charged with developing new product and improving old product in a way that will allow effective strategy implementation. तो नया कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग, और एग्जिस्टिंग भी जो हमारे प्रोडक्ट है उसमें और कौन से फीचर्स या ऑफर ऐड ऑन करें कि लोग और अट्रैक्टेड रहें हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की तरफ भी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉइज एंड मैनेजर परफॉर्म टास्क दैट इंक्लूड ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी एडजस्टिंग प्रोसेसेस टू लोकल raw material, adapting processes to local market, altering product to particular taste and specification। तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो रॉ मटेरियल है वो इसी लाइन में लेके जाए कि थोड़ा हम चेंज भी कर दें। मार्केट में लोगों की नीड्स या डिज़ायर चेंज होते चले जा रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें भी अपने आप को किस तरीके से चेंज करना है।
तो कौन से नए प्रोडक्ट डेवलप करें या जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसी में बस थोड़ा बहुत चेंज करें। तो प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई करनी है कि पहले हम केवल सोप बनाते थे, अब शैम्पू डब वाले पहले सोप लेके आए, फिर शैम्पू लेके आए, फिर वो मॉइस्चराइजर लेके आए, तो हम उसी लाइन में और आगे बढ़ें या ना बढ़ें, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखेंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दैट अफेक्ट कस्टमर कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कंपनीज इन वर्चुअली एवरी इंडस्ट्री आर रिलाइंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमेशा एक ही प्रोडक्ट लेके आओगे तो कब तक रहोगे? अब डब वाले केवल सोप ही लेके आते तो कैसे चलता? तो अब उन्होंने अपनी चीज़ों में और चीज़ें ऐड कर दी है कि हमने शैम्पू ले आया, कंडीशनर ले आया, मॉइस्चराइजर ले आया, क्रीम ले आए, तो ये सारी चीज़ें वो ले आए कि लोगों को और हमारी वैरायटी दिखे। एक ही चीज़ में अगर हम रहेंगे तो कस्टमर कभी ना कभी तो बोर हो ही जाएगा, तो उसको और भी चीज़ें लेके आनी है। Surveys suggest that most successful organizations use an R&D strategy to that ties external opportunity to internal strength। तो वही है, हमने एक्सटर्नली ये सारी चीज़ें स्टडी करी, इसको हमने मैच किया किससे? अपने इंटरनल इन्वायरमेंट से, कि इनको नज़र रखते हुए हम और किस तरीके से प्रोडक्शन लाइन बढ़ाएं या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन में चेंज करें। तो इंटरनली तो हमारे पास ऐसा स्टाफ है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरी है, ये रॉ मटेरियल है, अब इसको और कैसे हम यूज़ करें कि हम कस्टमर्स की नीड को और केटर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम जब स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको मैच करते हैं, लिंक करते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से। वेल फॉर्मुलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी मैच मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ विद इंटरनल कैपेबिलिटीज़। तो पहले हम लोग अच्छे से अपना आरडी देखेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि ऐसा इन्वायरमेंट है, हम अपने आप को कैसे बेस्ट यहाँ पे साबित कर सकते हैं। R&D पॉलिसी कैन एनहांस स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स टू। तो ये हमारे प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये और अच्छी रिसर्च करके बताता है कि किस एरिया में आप अच्छे नहीं हो, उसमें आप और मेहनत करो। बी लीडर्स और फॉलोअर्स, या तो हम लोग ही सबसे पहले इनोवेशन लेके आते हैं या कोई और बंदा आरडी करता है, रिसर्च करता है और हम उसके हिसाब से अपने आप को फॉलो करते हैं। तो हम लोग आरडी में पैसा खुद लगाते हैं या फिर कोई दूसरा बंदा पैसा लगा रहा है, उसने चेंज किया ट्रेंड, हमने उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन लाइन चेंज कर दिया। डेवलप रोबोटिक्स, मतलब सारे काम आप ऑनलाइन तरीके से करोगे, वर्चुअली करोगे कि आप मैनुअली सारे काम करोगे। स्पेंड है हाई एवरेज लो, आरडी में कितना पैसा लगाओगे, ज़्यादा पैसा आप लगाओगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना जो पहले इनोवेशन लेके आता है वो मार्केट लीडर है। तो अगर तो आप इस स्ट्रैटेजी में हो तो आप ज़्यादा पैसा लगाओगे। हमें लगता है कि नहीं यार उसको चेंज होने दो, अगर तो मार्केट उसके हिसाब से चलेगी, वो नया चेंज लेके, अगर तो मार्केट के लोग उसको पसंद करेंगे तो हम भी चेंज करें, हम ही नया चेंज लेके आए, हो सकता है लोग उसको पसंद ही ना करें, तो फिर इतना पैसे लगा के करेंगे क्या। परफॉर्म आरडी विद इन द फर्म और टू कॉन्ट्रैक्ट आरडी आउटसाइड। तो आपने अपनी फर्म के अंदर ही आरडी डिपार्टमेंट बना रखा है कि आपने बाहर वालों को हायर किया हुआ है। तो अगर तुम्हारी फर्म बड़ी है तो आरडी डिपार्टमेंट अंदर ही होगा, अगर फर्म छोटी है तो हम बाहर के लोगों को, रिसर्चर्स को अपॉइंट कर सकते हैं कि हमारे लिए आप रिसर्च कर दो। यूज यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स और प्राइवेट, तो आप किसी भी रिसर्चर को हायर कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी रिसर्च टीम नहीं है तो किसी भी प्रोफेशनल रिसर्च को हायर कर सकते हो। There must be effective interaction between R&D department and other functional department in implementing different type of generic business strategies। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये सारे functions जो department हैं ये अपना अपना अलग काम तो करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये isolation में work नहीं करते हैं। ये भले ही अपना अपना टारगेट करते हैं लेकिन सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इनको हमेशा इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। कभी भी इनकी मार्केटिंग, फाइनेंस या किसी के साथ भी अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो सही से आरडी डिपार्टमेंट का जो भी रोल है वो लोग ये प्ले नहीं कर पाएंगे। A critical question is whether a firm should develop research and development expertise internally or outsource it outside to एक्सटर्नल एजेंसी। तो वो कहते हैं कि अब आप ये बताओ कि एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास अपना खुद का आरडी डिपार्टमेंट होना चाहिए कि या फिर वो किसी और एक्सटर्नल रिसर्चर को हायर करे कि तुम हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। द फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन बी यूज्ड if the rate of technological process is slow, rate of market growth is moderate and there is significant barrier to possible new entrant, then in-house RD is preferred। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती नहीं है, मार्केट में नए एंट्रेंट इतनी जल्दी आ नहीं पाते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन में हो तो आप अपना आरडी हाउस ही रख सकते हो। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आप बाहर का ही आरडी डिपार्टमेंट हायर कर लो।
If technology is changing slowly but the market is growing quickly, there generally is not enough time for in-house, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, तो आपका आरडी डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा? उनके पास हर चीज़ की नॉलेज तो होगी नहीं, तो आप एक बाहर वाले बंदे को अपॉइंट कर लो जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की. If both technical process and market growth are fast, RD expertise should be obtained through acquisition of well-established firm in industry. तो अगर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है तो बाहर का ही RD डिपार्टमेंट सही है. अगर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है तो आप अपना डिपार्टमेंट इन हाउस भी रख सकते हो. आरडी अप्रोचेस, तो इसकी 3 मेजर अप्रोचेस हैं. बी अ लीडर, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे पहले इनोवेशन लेके आता है उसी का नाम हमको याद रहता है. तो आप लीडर हो कि आप ही पहले चीज़ें रिसर्च करके सबसे पहले आप ही लेके आते हो. वो चीज़ फेल हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इनोवेशन आपकी तरफ से ही आता है. आप चीज़ें इनोवेट करते हो और आप चीज़ें लो कॉस्ट में अगर प्रोड्यूस करते हो तो मतलब आपकी आरडी टीम अच्छी है. आप लोग रिसर्च भी करते हो, अपने आप को उस हिसाब से चेंज भी करते हो, नया मार्केट में प्रोडक्ट है उसका फीचर भी लेके आते हो, और आपका प्राइस भी हमेशा मिनिमम ही रहता है, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तभी लोग आके एक बार आपको चेक करेंगे. अगर आपका प्राइस ज़्यादा होगा तो लोग डरेंगे आपके प्रोडक्ट को चेक करने के लिए. उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये थोड़ा. ह्यूमन रिसोर्स क्या है? हमारा ये स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. कैसे लोगों को हायर करें, लोगों को हायर करना, अपॉइंट करना, या उनको उनकी सर्विसेज को सीज कर देना, सीजेशन ऑफ सर्विसेज, या फिर हम लोग इसके लिए टर्मिनेशन टर्म यूज़ कर सकते हैं. लोगों की रिटायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़, रेजिग्नेशन से रिलेटेड इश्यूज़, कब किसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कब किसको प्रमोट करना है, कब किसको डिमोट करना है, इश्यूज़ रिलेटिंग टू सैलरीज़, कब किसको सैलरी बढ़ानी है, घटानी है, या किसी को कोई अगर बोनस देना है, कोई परक्विजिट देना है तो वो क्या है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा स्टाफिंग फंक्शन देखता है. लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेना, तो ये सारे काम हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है. वो लोग देखते हैं कि अगर 6 महीने बाद किसी की रिटायरमेंट है तो हम लोग पहले से ही अब लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू कर दें कि जैसे ही वो बंदा रिटायर हो वैसे ही उसकी जगह पे कोई और बंदा आ जाए. उस समय हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे, तो उतनी देर तक हमारी जो पोस्ट है वो खाली रह जाएगी. तो और बैक लिस्ट में हमेशा 3-4 लोगों को रखना है कि चांस से किसी की डेथ हो गई या कोई रिज़ाइन अगर कर गया तो उसकी जगह पे तुरंत हम लोगों को अपॉइंट कर सकें. तो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. Strategic responsibility of the human resource manager includes assessing the staffing need and cost for alternative strategy proposed during strategy formulation, developing a staffing plan. तो ये हमारा मैनेजमेंट का जो स्टाफिंग फंक्शन है वो है. द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मस्ट डेवलप परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स. आपकी परफॉर्मेंस को प्रेस करना, आपको कितनी सैलरी देनी है, आपको कितनी पेमेंट वगैरह करनी है, ये सारी चीज़ें ये देखेगा. लिंकिंग कंपनी एंड पर्सनल बेनिफिट इज मेजर new strategic responsibility of human resource manager. Other responsibility of human resource manager may include establishing, administering and employed of conductive work environment, maintain work life healthy work life balance, synchronizing individual with organization goal. तो आपके लिए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे आप सेफ फील करो, जहाँ पे आप हेल्दी फील करो, आपके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन, अच्छा एम्बियंस वगैरह लगाना, ये सारा हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है. तो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ग्रीवियंस रिडक्शन, हेल्दी
and safe working environment. मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी छोड़ना नहीं है, हम लोग करेंगे। हम लोग रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ वेल ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, वेल ट्रेंड हैं, तो वो अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने में मदद मिलेगी। इन ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स आर नाउ व्यूड एज सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि यही लोग हैं जो अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। तो अगर अच्छे लोग हायर होंगे तो काम अच्छा ही होगा आपकी कंपनी का। तो इनका काम क्या है? लोगों को रिक्रूटमेंट देना, उनको सेलेक्ट करना। जिन लोगों को आपने सेलेक्ट करा है भले ही वो अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके क्या है, थोड़ी बहुत उसको ट्रेनिंग देना। उसके बाद वो काम करेगा, उसके काम को मॉनिटर करना, अप्रेस करना उसकी परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन या इंसेंटिव्स या डिमोशंस या ट्रांसफ़र, उसके काम के हिसाब से उसकी कॉम्पेंसेशन फिक्स करना, कभी कॉम्पेंसेशन बढ़ाना, कभी बोनस देना, ये सारे काम हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा। इसमें भी आपको हेडिंग्स ही करनी है केवल। अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनको डायरेक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना एज टू हाउ टू वर्क। हम आपको काम आपके काबिलियत के हिसाब से देते हैं। आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ का रोल आपको दिया जाएगा ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। कभी भी कोई चेंज आता है मार्केट की पॉलिसीज़ में, या हम अपनी बिजनेस में कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, या कोई भी पॉलिसी रूल चेंज करें, उसके बारे में आपको अच्छे से हम बताएं, उसके बारे में आपको हम ट्रेन करें। पूरे लोगों को टाइम हमेशा मैनेज करना, उनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उनको अच्छा नहीं लग रहा बिजनेस का एनवायरनमेंट, लड़ाई झगड़ा है आपस में या मैनेजमेंट टीम के साथ, उसको टाइमली सॉल्व करना। क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, लोग अगर वर्किंग कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो लोग हमारी कंपनी में काम भी नहीं करेंगे ढंग से। ह्यूमन रिसोर्स को एम्पावर करना, उनको कंट्रोल देना, थोड़ा कंट्रोल, लेकिन कभी डिस्कशंस में उनको पार्टिसिपेट करवाना। मार्केट में अपने कंपनी में एक अच्छा एथिक्स, मतलब एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि लोगों को अच्छा लगे काम करने में, अच्छा पोलाइट इन्वायरमेंट हो। इतना हम लोग रख रहे हैं। हम लोग के जो 2 टॉपिक्स छूटे हैं आज, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।